मैं रणथंबोर बोल रहा हूं। मैं वही किला हूं जहां राजस्थान का पहला साका हुआ था, जिसमें मेरे सबसे वीर सपूत हमीर देव चौहान की पत्नी ने गलतफहमी के चलते जौहर कर लिया था। मैं उस ऐतिहासिक साके का साक्षी रहा हूं जो मेरे इतिहास का सबसे काला अध्याय है। मैं वही हूं जहां राजस्थान के वीर सपूत हमीर देव ने अपना सर काटकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दिया था। मैं वही हूं जहां चौहान वंश के कई वीर सपूतों ने जन्म लिया और शासन किया। मैं राजस्थान की गौरवशाली इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता हूं। मेरे ऊपर कई मुस्लिम आक्रांताओं की काली नजर पड़ी और मुझे कई आक्रमणकारों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी मैं आज भी उसी शान से खड़ा हूं और अपने गौरवशाली इतिहास और हमीर देव की वीर गाथा सबको सुना रहा हूं। मैं आज आपको मेरे ऊपर सभी आक्रमण के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी को मेरे यहां से उल्टे पैर भागना पड़ा था, और साथ में यह भी बताऊंगा कि किस गलतफहमी की वजह से मेरे यहां रानियों ने जौहर कर लिया था, और साथ ही यह भी बताऊंगा क्यों राजस्थान के वीर सपूत ने अपनी गर्दन काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दी थी। अगर मेरे इतिहास की बात की जाए तो मेरा निर्माण राजा सज्जन वीर सिंह नागिल ने करवाया था, और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने मेरे निर्माण की दिशा में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। अबुल फजल ने मेरे बारे में कहा कि अन्य सर्व दुर्ग नंगे हैं, जबकि है बख्तरबंद है। राव हमीरदेव चौहान की भूमिका मेरे निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के दौरान मुझ पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा। 3 असफल प्रयासों के बाद अलाउद्दीन की सेना ने अंततः 1 जुलाई 1301 में मेरे पर अपना कब्जा कर लिया था। 3 शताब्दियों के बाद अकबर ने मेरे इस किले का पदभार संभाला और 1558 में रणथंबोर राज्य को भंग कर दिया। 18वीं सदी के मध्य तक मैं मुगल शासकों के कब्जे में रहा। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक अपने शिखर पर थे और उन्हें देखने के लिए जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने मुगलों को मुझे मराठों के पास सौंपने का अनुरोध किया था। 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी से हारने के बाद दिल्ली की सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया और उनके पुत्र गोविंदराज ने मुझे अपनी राजधानी बनाया। गोविंदराज के अलावा मुझ पर वल्हण देव, प्रहलादन, वीर नारायण, बांग भट्ट, नाहर देव, जयमित्र सिंह, हमीर देव, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सुरजन हाड़ा और मुगलों के अलावा आमेर के राजाओं आदि का समय समय पर मेरे इस किले पर शासन रहा। लेकिन मेरी सबसे ज्यादा ख्याति हमीर देव के शासनकाल में रही। हमीर देव 19 वर्षों का शासन रणथंबोर किले का स्वर्णिम युग था। हमीर देव चौहान ने 17 युद्ध किए, जिनमें 13 युद्धों में उसे विजय प्राप्त हुई। करीब 1 शताब्दी तक ये दुर्ग चित्तौड़ के महाराणाओं के अधिकार में रहा। खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए भी मेरे यहीं पर लाया गया था। मेरे यहां पर राजस्थान का पहला शाका हुआ था। यह सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। इसमें हमीर देव चौहान विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीरगति को प्राप्त हुए तथा उसकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया था। इसे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का प्रथम साका माना जाता है। आपको राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में हुए प्रथम साके के बारे में बताता हूं, जो अब भी याद करता हूं तो मेरा दिल दहल उठता है। यह बात तब की है जब मुझ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और मेरे ऊपर हमीरदेव चौहान का शासन था। हमीरदेव चौहान एक कुशल शासक होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली योद्धा भी थे। यह कहना अनुचित न होगा कि वह अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उनकी बढ़ती शक्ति को देखकर सभी भयभीत थे। हमीरदेव ने अपने राज्य की सीमा को मेवाड़ से बढ़ाकर दूर गुजरात और दिल्ली की सीमाओं तक फैला दिया था। उस वक्त 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन ने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया था और वहां से विजय के बाद वापस लौट रही मुस्लिम सेना ने माल बंटवारे के लिए झगड़ा हो गया और सेना में शामिल मंगोल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसमें मुख्य नेता मोहम्मद शाह बै कैबरू थे, जो इस विद्रोह के अलाउद्दीन सेनापतियों के दमन के बाद यह हमीरदेव की शरण में चले गए। जब अलाउद्दीन ने हमीरदेव चौहान से इन्हें वापस लौटाने को कहा तो हमीरदेव ने मना कर दिया, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने मुझ पर आक्रमण करने का मन बना लिया। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां, अलब खां और अलगू खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रणथंबोर पर आक्रमण के लिए भेजी।
परंतु नुसरत खां किले से आने वाले गोलों के कारण मारा गया और हमीरदेव चौहान ने भीम सिंह व धर्म सिंह के नेतृत्व में तुर्कों का सामना करने के लिए सेना भेजी, जिसमें तुर्कों की पराजय हुई और तुर्कों को जान बचाकर भागना पड़ा। इस हार के कारण अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर आ गया था, परंतु 1 साल तक मेरी घेराबंदी के बावजूद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। तब अलाउद्दीन खिलजी ने छल से संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसको हमीरदेव ने भांप लिया और दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें खिलजी को हार माननी पड़ी और तुर्कों के हौसले पस्त हो गए। दिल्ली के बादशाह खिलजी को हमीरदेव चौहान ने हराने के बाद 3 माह तक जेल में बंद रखा, लेकिन बाद में दरियादिली दिखाई और उसको छोड़ दिया। कुछ समय बाद खिलजी ने दोबारा मुझ पर आक्रमण किया। अब की बार खिलजी की सेना बहुत ज्यादा विशाल थी। मुस्लिम सेना ने मेरे घेरे को कड़ा करते हुए आक्रमण किया था, लेकिन मेरे रक्षक उन पर पत्थरों बाणों की बौछार करते, जिससे उनकी सेना का काफी नुकसान होता था। मुस्लिम सेना का इस तरह घेरा बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन उनका मुझ पर अधिकार न हो सका। मेरे इस दुर्ग का घेरा बहुत दिनों तक चलता रहा था, जिसमें दुर्ग में रसद आदि की कमी हो गई। दुर्ग वालों ने जब अंतिम निर्णय युद्ध का विचार किया, राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण कर शाका किया। राजपूत सेना ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए, भीषण युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। दोनों पक्षों में आमने सामने का युद्ध था और एक संख्या बल में बहुत कम राजपूत थे, तो दूसरी ओर सुल्तान की कई गुना बड़ी सेना, जिनके पास पर्याप्त युद्ध आदि सामग्री व रसद थी। राजपूतों के पराक्रम के सामने मुसलमान सैनिक टिक न सके। वे भाग छूटे। भागते हुए मुसलमान सैनिकों के झंडे राजपूतों ने छीन लिए व वापस राजपूत सेना दुर्ग की ओर लौट पड़ी। दुर्ग पर से रानियों ने मुसलमानों के झंडों को दुर्ग की ओर आते देखा, समझा कि राजपूत हार गए। अतः उन्होंने जौहर कर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। किले में प्रवेश करने पर जौहर की लपटों को देखकर हमीरदेव चौहान को अपनी भूल का भान हुआ। उसने प्रायश्चित करने हेतु किले में स्थित शिव मंदिर पर अपना मस्तक काटकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दिया। अलाउद्दीन को जब इस घटना का पता चला तो उसने लौटकर मुझ पर कब्जा कर लिया। इस तरह एक गलतफहमी की वजह से मेरे वीर शासक हमीरदेव ने अपने प्राण त्याग दिए। अगर आप मुझे घूमने के लिए आएंगे तो मेरे यहाँ के कण कण में आपको हमीरदेव चौहान की वीर गाथाएं देखने को मिलेंगी। आपको मेरे यहाँ के इतिहास के साथ साथ मेरी भव्य बनावट भी आपको मोहित करने के लिए पर्याप्त है। सामान्य रूप से मेरे दुर्ग में कोई कलात्मक भवन नहीं है, फिर भी मेरी विशालता, मजबूती और दुर्ग की घाटियों की रमणीयता दर्शकों को अपनी ओर खींच लेती है। मेरे प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है, जो बेहद मजबूत दिखाई देता है। इस द्वार के दरवाजे पर एक लेख खुदा हुआ है। इस लेख के अनुसार इस दरवाजे का जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। आप जैसे ही इस प्रवेश द्वार से मेरे अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने पर 7 मील की परिधि में बना हुआ मेरा भूभाग दिखाई देगा, जिसमें कई मंदिर, महल, जलाशय, छतरियां, मस्जिद, दरगाह और हवेलियां बनी हुई हैं। नौलखा दरवाजे से प्रवेश कर आगे चलने पर एक त्रिकोणी है। इस त्रिकोणी को 3 दरवाजों का समूह भी कहा जाता है, जिसे चौहान वंशी शासकों के काल में तोरण द्वारा, मुस्लिम शासकों के काल में अंधेरी दरवाजा और जयपुर के शासकों के द्वारा त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता रहा। हर शासनकाल में इस दरवाजे को अलग अलग नाम से जाना गया। इस दरवाजे के ऊपर साधारण भवन बने हुए थे, जो सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों के निवास हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। इस स्थान से भी चौकियां और घाटियों की निगरानी रखी जाती है। इस स्थान से थोड़ी दूर आगे चलने पर हमें 32 विशाल खंबे वाली 50 फीट ऊंची छतरी दिखाई देती है। यह छतरी चौहान राजा हमीर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी समाधि पर बनवाई थी। इस छतरी के गुंबद पर सुदूर नक्काशी की गई है। इस गुंबद पर कुछ आकृतियां भी उत्कीर्ण दिखाई देती हैं। गर्भगृह में काले भूरे रंग के पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है। इस छतरी के पास ही लाल पत्थर की अधूरी छतरी के अवशेष दिखाई देते हैं। इस बारे में स्थानीय लोगों की यह मान्यता है कि सांगा की हाड़ी रानी कर्मवती ने इसे बनवाना आरंभ किया था, लेकिन इसके अचानक किले से चले जाने के कारण ये छतरी आज भी अधूरी है। मेरे मध्य में राजमहल भग्नवेश दिखाई देता है। यह राजमहल 7 खंडों में निर्मित है, जिनमें 3 खंड ऊपर और 4 खंड नीचे बने हुए हैं। यह राजमहल जीर्ण शीर्ण हो चुका है, फिर भी इसके विशाल खंबे, सुरंग नुमा गलियारे, भैरव मंदिर, रसद कक्ष, शस्त्रागार आदि उस युग की स्थापत्य कला के नमूने हैं। इस महल के पिछवाड़े में एक उद्यान है, जिसमें एक सरोवर भी है। इस महल के पिछवाड़े में एक उद्यान है, जिसमें एक सरोवर भी है। उस उद्यान से एक मस्जिद के खंडहर दिखाई देते हैं, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार करने के बाद बनवाया था।
राजमहलों के आगे चौहान वंश शासकों द्वारा निर्मित गणेश मंदिर है। इस गणेश मंदिर की आज भी बड़ी प्रतिष्ठा है। इस मंदिर के पूर्व की ओर एक अज्ञात जल स्रोत का भंडार है। इस कुंड में वर्ष पर्यंत स्वच्छ शीतल जल रहता है। इस जल स्रोत से थोड़ी दूर विशाल कमरों वाली इमारत है। यह इमारत एक खाद्य सामग्री के गोदाम थे। गणेश मंदिर के पीछे शिव मंदिर भी है। ऐसी किंवदंती है कि अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करके विजयी हमीर ने अपनी रानियों की जौहर की घटना सुनी तो वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने आराध्य देव शिव को अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया। इस शिव मंदिर के पास सामंतों की हवेलियां तथा बादल महल है। बादल महल जाली झरोकों से अलंकृत है। बादल महल से करीब 1 किलोमीटर दूर एक और विशाल इमारत है जिसे हमीर कचहरी भी कहते हैं। चौहान शासक इस कचहरी में बैठकर प्रजा को न्याय प्रदान करते थे। बड़े बड़े खंभों, बरगदों, कक्षों से बनी कचहरी की विशाल इमारत अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती है। यहां से भी थोड़ी दूरी पर दिल्ली दिशा की ओर देखता हुआ एक दरवाजा है जिसे दिल्ली दरवाजा कहते हैं। मेरे प्रवेश द्वार के बाईं ओर जोगी महल। कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऋषि रहते थे। राजा ने उस ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था, परंतु कालांतर में यह साधुओं का डेरे लगने लग गई, इसलिए इसका नाम जोगी महल पड़ गया। एक किंवदंती के अनुसार बूंदी की राव सुरजनहड़ ने सघन वृक्षों के मध्य इस भवन का निर्माण करवाया था, जो गुप्त सैनिक गतिविधियों के काम आता है। यह भवन पूर्णतः खंडहर हो चुका है, लेकिन 1961 ईस्वी में राजस्थान सरकार के वन विभाग ने एक नया निर्माण करवाया। आजकल बाघ परियोजना के अंतर्गत यह नवनिर्मित भवन पर्यटकों का विश्राम गृह बना हुआ है। इस प्रकार मैं एक विशाल और मजबूत दुर्ग हूं, शौर्य और सुरक्षा का अद्भुत संगम हूं, साथ हूं चौहान शासकों की कीर्ति का अमर स्मारक। अगर मैं मेरे किले की वास्तुकला की बात करूं तो मैं नेशनल पार्क के बीच एक बड़ी चट्टान पर स्थित हूं। मेरे इस किले में एक बहुत विशाल सुरक्षा दीवार और 7 द्वार हैं, जिनके नाम नवलखा पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, दिल्ली पोल, सतपोल और सूरज पोल हैं, जिनके बारे में आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। नवलखा पोल ये पहला दरवाजा है जो कि पूर्व दिशा की ओर स्थित है। इसकी चौड़ाई 3.2 मीटर है। गेट में चिपका हुआ एक तांबा प्लेट शिलालेख बताता है कि मौजूदा लकड़ी के दरवाजे को जयपुर के सवाई जगत सिंह के अवधि के दौरान प्रदान किया गया था। आगे बढ़ने पर हथिया पोल मिलेगा। दक्षिण पूर्व का सामना करने वाले दूसरा द्वार 3.2 मीटर चौड़ा है। यह एक तरफ चट्टान से घिरा है और दूसरी ओर किले की दीवार है। गेट पर एक आयताकार गार्ड कक्ष बना हुआ है। गणेश पोल यह तीसरा गेट है जो दक्षिण की तरफ 3.10 मीटर चौड़ा है। अंधेरी पोल यह उत्तर की ओर वाला अंतिम गेट है और 3.30 मीटर चौड़ा है। यह दुर्गों की दीवारों से दोनों तरफ से घिरा है और पक्षों पर अनुमानित बालकनियों के साथ साथ एक अवकाशित ओजी आर्च के साथ प्रदान किया गया है। दिल्ली गेट यह उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है और लगभग 4.70 मीटर चौड़ा है। गेट में कई गार्ड कोशिकाएं भी हैं। सतपोल यह दक्षिण की ओर सबसे बड़ा गेट है और नाले के साथ किले के पश्चिम की तरफ स्थित है। यह 4.70 मीटर चौड़ा है और 2 मंजिला गार्ड की कोशिकाओं के साथ प्रदान की जाती है। सूरज पोल तुलनात्मक रूप से पूर्वी तटों के साथ पूर्व की तरफ से यह छोटा प्रवेश द्वार है। यह 2.10 मीटर चौड़ा है। किले में एक कचहरी भी स्थित है जिसको हमीर कचहरी कहते हैं। इस कचहरी में 3 कक्ष हैं, जिसमें केंद्रीय कक्ष सबसे बड़ा है। बरामदे की छत को सपोर्ट देने के लिए संरचना में खंभे हैं। मेरे अंदर हमीर सिंह के शासनकाल के दौरान बना एक महल भी स्थित है जिसको हमीर पैलेस कहा जाता है। इस महल में कक्ष और बालकनी है जो छोटे पारंपरिक दरवाजों और सीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। इस 3 मंजिला इमारत में 32 खंभे हैं जो छतरियों और गुंबदों को सपोर्ट देते हैं। मेरे इस किले की संरचना में एक बरामदा है जो भवन के प्रत्येक स्तर तक लेकर जाता है। किले में एक 84 स्तंभों वाला एक बड़ा हॉल भी है जिसकी ऊंचाई 61 मीटर है। इस हॉल को बादल महल के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग सम्मेलनों और बैठकों के लिए किया जाता था। किला परिसर के अंदर गणेश मंदिर स्थित है। यहाँ आने वाले भक्तों और पर्यटकों के बीच यह काफी प्रसिद्ध है। मान्यताओं की माने तो बता दें, अगर कोई अपनी इच्छाओं को लेकर भगवान गणेश को पत्र लिखकर भेजता है तो उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। तो आप भी जब भी आए अपनी इच्छा पत्र में लिखकर जरूर लेकर आएं। इसके अलावा भी मेरे यहाँ आपको कई अन्य स्मारक भी देखने को मिलेंगे। अगर मेरे पर हुए हमलों की बात करूं तो मेरे इस किले पर आक्रमणों की एक लंबी कहानी रही है जिसकी शुरुआत दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही।
मोहम्मद गोरी व चौहान शासकों के मध्य मेरी प्रभुसत्ता के लिए 1209 में युद्ध हुआ। इसके बाद 1226 में इल्तुतमिश के साथ, 1236 में रजिया सुल्तान के साथ, 1248 से 58 में बलबन के साथ, 1290 से 1292 में जलालुद्दीन खिलजी के साथ, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के साथ, 1325 में फिरोज शाह तुगलक के साथ, 1489 में मालवा के मोहम्मद खिलजी के साथ, 1529 में महाराणा कुंभा ने, 1530 में गुजरात के बहादुर शाह के साथ, 1543 में शेर शाह सूरी ने आक्रमण किए। 1569 में मुझ पर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण कर आमेर के राजाओं के माध्यम से तत्कालीन शासक राव सुरजन हाड़ा से संधि कर ली। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद ये कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। महाराजा मान सिंह ने मेरे इस किले को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित करवाया। आजादी के बाद में भारत सरकार के अधीन हो गया और 1964 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियंत्रण में हूं। साथ ही यूनेस्को द्वारा 21 जून 2013 को मुझे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। मेरे यहाँ घूमने के लिए आपको कुछ प्रवेश शुल्क देना होगा, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरे यहाँ प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 25 रुपए, छात्रों के लिए 10 रुपए और विदेशी नागरिकों के लिए 200 रुपए है। मैं सैलानियों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलता हूँ। शाम को 6 बजे के बाद मेरे अंदर प्रवेश नहीं किया जाता। मेरे यहाँ घूमने के सबसे अच्छे समय की बात करूं तो यहाँ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय नवंबर और फरवरी के बीच है, क्योंकि इस दौरान राजस्थान में सर्दियों का मौसम होता है। किले में घूमने का सबसे अच्छा समय दिन में सुबह के समय और शाम के समय रहता है, क्योंकि यह समय यहाँ तापमान काफी कम होता है। जब भी आप किले की यात्रा पर जाएं तो अपने साथ पर्याप्त पीने का पानी साथ लेकर जाएं, जिससे कि आप अपने आप को हाइड्रेट रख सकें। किले के लिए ट्रैकिंग करते समय धूप से बचने उपयुक्त कपड़े पहने। जो कि पर्यटक राष्ट्रीय उद्यान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो जंगल सफारी के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर मेरे यहाँ के प्रसिद्ध भोजन की बात करूं तो रणथंभौर अपने किले और वन्य जीवों के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ पर कोई खास भोजन नहीं मिलता, क्योंकि रणथंभौर में कोई महत्वपूर्ण संस्कृति या अद्वितीय व्यंजन नहीं है। लेकिन आपको यहाँ खाने के कई रिजॉर्ट्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप यहाँ के कई स्थानीय ढाबों को भी आजमा सकते हैं। यहाँ के ढाबों में आप राजस्थानी, स्थानीय और पंजाबी व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। अब आखिर में आपको बताता हूँ कि आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप रणथंभौर किले की यात्रा हवाई जहाज से करना चाहते हैं तो बता दें इसका निकटतम हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है। किला जयपुर शहर से सिर्फ 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो रणथंभौर किले की यात्रा करने के लिए यहाँ के निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर के लिए ट्रेन पकड़नी होगी। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से रणथंभौर जाने के लिए आप किसी भी कैब या टैक्सी की सहायता ले सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से रणथंभौर किला जाने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें कि रणथंभौर फोर्ट माधोपुर से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप सवाई माधोपुर से टैक्सी या कैब की मदद से भी किले तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी रणथंभौर किला घूमने गए हैं? अगर गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि आपको यहाँ सबसे अधिक प्रभावित किस चीज ने किया। अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।